नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। दुमका में अंकिता के साथ हुई हैवानियत पर ट्वीट किया है। अंकिता के साथ हुई हैवानियत पर हर भारतीय का सिर शर्म से झुका है। देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। तो देखिए, राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है अंकिता को लेकर। दुमका में जिस अंकिता की मौत हो गई है उसको लेकर ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और लिखा है कि अंकिता के साथ हुई हैवानियत के बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है। आज देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त जरूरत है। अंकिता और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदे को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। तो देखिए, अंकिता को जिंदा जलाने का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इसके बाद हर एक भारतीय का सर शर्म से झुक जाता है। ऐसी ये घटना है, दुमका में ये घटना हुई है और साथ ही साथ इसी के माध्यम से राहुल गांधी ने ये अपील की है कि जल्द से जल्द माहौल ऐसा होना चाहिए ताकि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ छापेमारी की और इस बार सीबीआई ने सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली है। करीब 45 मिनट तक बैंक लॉकर की छानबीन हुई। इस दौरान सिसोदिया के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे लॉकर से सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा। लॉकर से बच्चे और पत्नी के रखे ज्वेलरी मिली जिसकी कुल कीमत सिर्फ 70 से 80 हजार रुपए होगी। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जाँच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। आज मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दें भारतीय जनता पार्टी वाले कि जीएसटी बढ़ा बढ़ा के दूध दही चाय बिस्किट पे भी जीएसटी बढ़ा के प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे क्यों माफ किए जा रहे हैं, इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दो। पहली बात। दूसरी बात, ऑपरेशन लोटस का एमएलएस को खरीदने का 5 स्टार खर्चों का पैसा कहां से आ रहा है, ये सारा जवाब दो। ये सब बेईमानी का पैसा है, पेट्रोल और डीजल को के दाम बढ़ा के लाया जा रहा है। और तीसरा, उपराज्यपाल महोदय पे आज जो सवाल उठे हैं कि 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं वो, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, इस बात का जवाब दो। इन 3 प्रश्नों का जवाब दो, हम मान जाएंगे कि आपके पास जवाब है। दिल्ली से अगली खबर, जहां दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे अमित शाह। कमिश्नर ने पौधा देकर उनका स्वागत किया। दिल्ली पुलिस के कामकाज की समीक्षा की, अधिकारियों के साथ बैठक कर जानकारी भी ली। तो वहीं सीडब्ल्यूजी और अन्य खेल प्रतिस्पर्धा में मेडल जीतने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस के कामकाज की समीक्षा की गई है। कमिश्नर ने पौधा देकर स्वागत किया गृहमंत्री अमित शाह का और दिल्ली पुलिस के कामकाज की इस दौरान खासतौर से समीक्षा हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात है। उपराष्ट्रपति कार्यालय से जारी एक ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। पाकिस्तान में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की वजह से 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करोड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 1/3 पाकिस्तानी
पाकिस्तान पानी में डूब चुका है, तो वहीं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार दुनिया भर में मदद मांग रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से मचे हाहाकार पर दुख जताया है। पाकिस्तान सरकार के क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर शेरी रहमान ने बाढ़ को लेकर कहा है कि मानसून की अधिक बारिश की वजह से 1/3 पाकिस्तान बाढ़ का सामना कर रहा है। मिनिस्टर शेरी रहमान ने इसे दशक का मॉन्स्टर मानसून बताया है। सर भी है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एनसीपी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई। विधायक जितेंद्र आव्हाड के आवास पर बैठक आयोजित हुई। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने कहा, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा था कि वे शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े थे। आगे कहा, मुझे यह पता नहीं था कि मेरी उंगली पकड़ने वाला देश पर इस तरह भारी पड़ेगा। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अन्ना ने शराब से जुड़ी समस्याओं और उसके सुझाव दिए हैं। चिट्ठी में अन्ना हजारे ने लिखा, आपने स्वराज नाम की इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं, ऐसा अब लग रहा है। आगे अन्ना हजारे ने लिखा, जिस प्रकार शराब का नशा होता है, ठीक उसी तरह सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है। तो देखिए, अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है, जहां एक तरफ दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है, और इसी बीच देखिए अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है, अपने कई सुझाव दिए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और ये कहा है कि शायद अब सत्ता का नशा आप पर भी चढ़ने लगा है। जिस तरीके से आपने, जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सत्ता में जाने के बाद आप वो तमाम चीजें भूल गए हैं। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए अब अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है, और जहां एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है आबकारी नीति की, उसके बाद अब अन्ना हजारे ने अपने तमाम सुझाव भी दिए हैं, क्या जानकारी? पीयूष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आबकारी मामला, जिस तरीके से आबकारी में भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया था, लगातार सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। जिस तरीके से आज भी मनीष सिसोदिया के लॉकर को खंगाला गया, उसके बाद सीधे तौर पे अन्ना हजारे, जो कि एक वक्त में अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया था और लोकपाल बिल के लिए प्रदर्शन हुआ था, निश्चित तौर पर उन्होंने एक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष। और अब बढ़ते हैं आगे, जहां कमाल राशिद खान को मुंबई की मलाड पुलिस ने 2020 में उनके विवादित ट्वीट को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद उन्हें बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया। अपने ट्वीट्स के कारण केआरके विवादों में फंस गए हैं। उनके एक ट्वीट के लिए केआरके को 14 दिन की जेल हो गई है। बता दें कि क्रिकेट और अभिनेता के खिलाफ मलाड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र में इस साल जनवरी से 28 अगस्त के बीच स्वाइन फ्लू के 2337 मामले सामने आए, जिसमें से 98 व्यक्तियों की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से गणेश उत्सव में भाग लेने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि स्वाइन फ्लू के ये मामले 19 जिलों से सामने आए हैं, जिनमें से 770 मामले और 33 मौतें पुणे की हैं। पूरे 10 दिनों तक चलने वाले गणेश जयंती के उत्सव में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, और इसी के चलते गणेश जी के आगमन के लिए लगने वाली चीजों की खरीदारी के लिए आज पुणे के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से गणेश जयंती के आगमन में जो कमी दिखाई दे रही थी, वो इस साल पूरी होती नजर आ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल दुकानदारों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है।
मधेपुरा के आरजेडी विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सहरसा पहुंचे, जहां महागठबंधन के नेताओं ने सुपरमार्केट स्थित कला भवन में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और तकरीबन 5 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में महागठबंधन के तमाम नेताओं ने शिक्षा मंत्री का अभिवादन करते हुए उनको मिथिला की परंपरा के तहत पाग चादर और माला पहनाकर अभिनंदन किया। और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का खूब बखान किया। शिक्षा समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, परिवार के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, राज्य और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा ही बड़े दुनिया के परिवर्तन का सबसे बड़ा इतिहास करता है। बिना शिक्षा के कोई भी मुल्क, कोई देश अपने विकास का कीर्तिमान कायम नहीं कर सकता। तो शिक्षा आवश्यक चीज है और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। नालंदा में सैकड़ों ग्राहकों से पैसे लेकर फरारी सीएसपी संचालक के खिलाफ गिरफ्तारी और जमा राशि की वापसी के लिए इलाहाबाद बैंक के पास खाता धारकों ने प्रदर्शन किया। दरअसल राणा बीघा गांव इलाहाबाद बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के सीएसपी संचालक ने सैकड़ों खाता धारकों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपया लेकर फरार हो गया। सीएसपी संचालक ने खाता धारकों को उनके पासबुक में मैनुअल एंट्री कर पैसे को अकाउंट में ना डिपॉजिट कर अपने पास रख लिया। धोखाधड़ी का खुलासा उस वक्त हुआ जब अचानक सीएसपी संचालक ग्राहक सेवा केंद्र को बंद कर फरार हो गए। बिहार के नवादा जिले के कोवोकोस थाना क्षेत्र के श्रवानी गांव में बच्चों के विवाद में प्रशासन ने घर में घुसकर लड़की की पिटाई की, जहां परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। इन मामलों का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने। देखिए, बहुत बुरा लग रहा है कि कैसा सरकार है बिहार में जो हम लोग को अभी तक न्याय नहीं दिला पाई। लड़कियों के साथ इतना घटना घट रही है, रोजाना कोई ना कोई घटना घटते रहती है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है, कुछ कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ तक कि पुलिस है, पुलिस जब इस तरह की घटना करेगी किसी के घर में 12 बजे रात को घुस कर, तो हम लोग कहाँ कब लड़कियाँ कब सुरक्षित होंगी? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। हमेशा कभी पानी पीने के बहाने से तो कभी कुछ के बहाने से ये दलितों को टारगेट किया जा रहा है। पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में दलितों पे अत्याचार हमेशा किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। और दलित समुदाय से आते हैं, हम लोग दलित समुदाय से आते हैं। मारने वाले हैं वो साव जाति के। जी, वो मारने वाले हैं वो साव जाति से। डीएसपी मुकेश शाह बकरी बरामा थाना के हैं और थाना प्रभारी हम लोग के राजेश कुमार हैं, वो है। उनके साथ 20-30 पुलिसकर्मी भी है और ग्रामीण भी कुछ थे, वो लोग भी मारपीट किए हैं। वो लोग सब थे, सब मिलकर ये घटना को दिए। सारे लोग मंत्रियों के पास जा रहे हैं तो क्या आश्वासन, केवल झूठा आश्वासन? सब आश्वासन देते हैं, लेकिन एफआईआर आश्वासन, सही आश्वासन, झूठा आश्वासन? सही आश्वासन देते हैं कि मतलब करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई, तो हम इसको झूठा ही बोलेंगे ना। ये मुकेश जी थे, नेहा जी की बड़े भाई, और सच्चाई ये है कि अब तक कोई कार्रवाई नीतीश सुशासन बाबू के सरकार में नहीं हो रहा है, जिसके चलते पुलिस का मनोबल बढ़ते जा रहा है। एसपी की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। नवादा एसपी चुप्पी साधे हुए इस मामले को लेकर, इसलिए कि उनके डीएसपी और थाना इंचार्ज का जो जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अब कोर्ट में भी एफआईआर एसपी साहब नहीं होने दे रहे हैं, वकील को भी धमका डरा दे रहे हैं। गोविंदा के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। भागलपुर स्टेशन चौक पर दुमका की छात्रा अंकिता हत्याकांड के विरोध में श्री राम सेना संगठन द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में सेना संगठन द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि झारखंड के दुमका की छात्रा अंकिता को एक तरफा प्यार में सनकी युवक ने पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया था। अंकिता को जिंदा जला करके उसकी हत्या कर दी गई। उसी के विरोध में आज राम सेना भागलपुर मैदान में है कि हम हेमंत सोरेन का पुतला जलाकर ये मांग करते हैं कि बहन अंकिता के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी की पिटाई की। पिटाई में दोनों मां बेटी घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जमीन के बारे हुआ तो मुखिया सरपंच आके समझा दिया, बस नहीं तुमको तल खून नहीं बहेगा, तल को संतोष नहीं होगा। कपड़ा पसारने ऊपर से पानी मैंने हमको जमीन में गिराया था, हमको नीचा है घर अभी बना रहे हैं उसी ले। बिहार के पश्चिम चंपारण में लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर केस दर्ज किया गया है। राइफल लहराने और फायरिंग के मामले में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के आदेश पर
योगपट्टी थाना में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज कर फायरिंग की गई राइफल को बेतिया पुलिस ने जब्त कर लिया है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर फायरिंग मामले में नामजद अभियुक्त बनाते हुए पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो वायरल हुआ था जो SHO योगापट्टी के द्वारा सत्यापन किया गया और सत्यापन के आलोक में ये जो राइफ़ल है उनका जो लाइसेंसी राइफ़ल है जो उनकी वाइफ के नाम पे है उनको अब उसको अभी जब्त किया गया है और साथ ही साथ एक FIR भी दर्ज की गई है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जानी है वो की जाए। तो देखिए, चलिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से विधायक ही जब इस तरीके की हरकत करेंगे तो लोगों तक क्या मैसेज जाएगा? जी बिल्कुल, आप देखिए कि जिस प्रकार विनय बिहारी जो विधायक हैं और ये कलाकार भी हैं, ये जाने माने कलाकार बताए जाते हैं बिहार के, और जाहिर सी चीज है कि भोजपुरी कलाकार है तो कलाकारी विधायकी क्षेत्र में इनका नहीं चलना चाहिए था। जिस मुताबिक ये चीजें हैं ये कम से कम पुलिस प्रशासन की तो लापरवाही है, सरकार के पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है वहाँ पे। जिस प्रकार ये हाथी पर चढ़कर सवार होकर, और तो ठीक है जुलूस तक तो बेहतर था, लेकिन जिस प्रकार ये जो वहाँ पे उत्तेजित होकर फायरिंग कर रहे हैं, इस मामले में कम से कम बिहार सरकार को इन पे कड़ी एक्शन लेनी चाहिए थी। और बिहार ये बता दें आपको कि विनय बिहारी पूर्व में कला संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं बिहार की। तो इस तरह का जो ये वर्चस्व है इनका जिस प्रकार किया गया उससे काफी नाराज हैं लोग, और वहाँ विपक्ष भी इनपे बहुत ज्यादा तंज कस रहा है कि इस तरह का जो मामला आ रही है विधायकों का, और ये जंगल राज 2 का, ये भाजपा का लोग इनको बता रहे हैं कि जंगल राज 2 आ चुका है, और उस मुताबिक जो देखने को मिल रहा है उससे साफ साबित हो रहा है कि बिहार में जंगल राज 2 चल रहा है। बिल्कुल, और देखिए बड़ा गलत संदेश जाता है। देखना होगा किस तरीके से इस घटनाओं का विरोध होता है और अंकुश लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के एकलव्य कॉलेज के पास विद्युत चोरी के खिलाफ छापेमारी की गई, जहां SDO समेत 4 विद्युत कर्मियों ने छापेमारी की। इस दौरान युवा JDU के पूर्व जिलाध्यक्ष ने चारों को बंधक बनाकर पिटाई की। चोरी में पकड़े गए थे जी, उनसे बचने के लिए वो लोग अचानक से हमला कर दिए हम लोग पे। अच्छा, हमला कर दिए तो हम लोग तो किसी प्रकार से जान बचाए हुए हैं। तो थाना को जब खबर किए हैं तो थाना आकर के हम लोग को छुड़ाया हुआ। को इन्फॉर्मेशन मिली कि खैरा रोड में जी बिजली विभाग के SDO साहब को और लोग को बंधक बना लिया गया है। उस सूचना पर जब हम वहाँ पहुँचे जी तो चंदन कुमार इन लोगों को दुकान के अंदर घेरे हुए था। अच्छा, घर के अंदर रखे हुए था? हाँ, दुकान के अंदर घेरे हुए था, बाहर निकलने नहीं। सिमुलतला थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। लुटेरे के पास से लूट की 2 बाइक और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। इलाहाबाद में दिनांक 9 अगस्त 22 को एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी भारत इंक्लूजन फाइनेंस लिमिटेड के कर्मी से कलेक्शन किया हुआ 54,120 रुपये, मोटरसाइकिल एवं टैब मोबाइल 3 अपराधकर्मियों के द्वारा लूट लिया गया था, जिस संबंध में सिमुलतला थाना कांड संख्या 74/22 धारा 392 भादवी दर्ज किया गया। दिनांक 21 अगस्त 22 को इलाहाबाद में एक दूध वाले से बाइक और मोबाइल 3 अपराधकर्मियों के द्वारा लूट लिया गया था, जिस संबंध में सिमुलतला थाना कांड संख्या 78/22 धारा 394 भादवी एवं 27 आमचट दर्ज किया गया, जिसमें लूट के क्रम में अपराधकर्मियों के द्वारा फायर किया गया था, जिससे वादी को कंधे पे हल्का जख्म लगा था। मेरे निर्देशानुसार SIT का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झाझा ड्यूटी कर रहे थे और DIO की टीम थी और अन्य थाना के झाझा अनुमंडल के शामिल थे। बिहार के कटिहार में लुटेरा गिरोह का शातिर बैंक का CSP संचालक निकला। तो बैंक में बैठकर CHC संचालक लूटपाट के लिए रेकी कर रहा था, तो वहीं CSP संचालक चचेरे भाई से ही लूटपाट की साजिश रची थी। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। पोटिया OP क्षेत्र के खैरा मोड़ पर 2 अगस्त को वारदात का पुलिस ने खुलासा किया था। 2/8/2022 को CSP चलाते हैं कुंदन कुमार, जो पोटिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये बैंक से पैसा निकाल के जब अपने CSP के लिए निकले थे तो बाइक से, अपाची मोटरसाइकिल से 2 लुटेरे के द्वारा पिस्टल भिड़ा के और 2 लाख
15,000 रुपया छीन लिया गया और ये लोग फिर भाग गए। और बहुत एसपी सर के डायरेक्शन में और थाना प्रभारी जो पोठिया हैं और उनके जो कनीय स्टाफ हैं, सब लोगों ने काफ़ी इसमें डीपली मेहनत किया और इस कांड को टेक्निकली भी डिटेक्ट किया गया। और उसमें लूट में शामिल तीन लोग जो शामिल थे उनकी पहचान हुई, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक क्राइम कंट्रोल, जहां यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं और जो रिपोर्ट है वो ये बयां करती है। 2021 में यूपी में केवल 1 सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई। 2019 और 2020 में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं। योगी राज में यूपी में सांप्रदायिक क्राइम पर रोक है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी क्राइम में कमी आई है। योगी राज में यूपी का इतिहास बदल रहा है। पिछले सरकारों में यूपी में हावी था क्राइम। एनसीआरबी के आंकड़ों पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। जहां जहां भाजपा सरकार वहां सुशासन। एनसीआरबी के आंकड़ों का स्वागत करते हैं। यूपी में योगी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। यूपी में अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। अखिलेश यादव भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से दिक्कत है। भ्रष्टाचार की इमारत गिरने से अखिलेश को परेशानी है। भयभीत रहता है। खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, नकल माफिया हो, जो माफिया किस्म के लोग हैं उनको भय लग रहा है आज की तिथि में। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भाजपा वहाँ सुशासन, जहाँ गैर भाजपा वहाँ कुशासन। ये चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे दूसरे राज्यों में कहीं कांग्रेस की सरकार हो, या जहाँ पर भी झारखंड की बात हो। अब बिहार में जो भाजपा के साथ सरकार चल रही थी सुशासन, और जैसे भाजपा के साथ छोड़े सुशासन खत्म। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा जहाँ शासन करती है वहाँ सुशासन होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार है तब से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। अपराध पर नियंत्रण हुआ है और इसे आंकड़े में जो आया है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आम जनता इसे महसूस कर रही है। देखिए, उनकी व्यथा मैं समझता हूँ, वो क्यों ऐसा कहते हैं। वह लगातार अभी एक भ्रष्टाचार की इमारत गिरी है, उससे भी वो चिंतित हैं कि वो इमारत गिर गई। जो भ्रष्टाचार करने वाले या भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण करने वाले लोग होते हैं उनको इस प्रकार से परेशानी होगी। लेकिन मैं जरूर यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी यह मान करके चलें कि वह अगर गड़बड़ करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण अपडेट। योगी कैबिनेट से 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन होंगे। परिवहन विभाग में प्रवर्तन दल जुड़ी नियमावली पास हुई है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। मंत्री जी, आज अहम प्रस्ताव आपके विभाग के पास हुए हैं, क्या हैं वो प्रस्ताव? हमारे विभाग से परिवहन विभाग 2 प्रस्ताव आज जो है कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है। पहला ये था कि जो हमारे जो परिवर्तन सिपाही थे वो उनके पद बहुत कम रह गए थे। 737 हमारे पद सृजित थे, जिसमें मात्र जो है 290 अभी थे, और वो भी यदि पर्यवेक्षक पर उनका प्रोन्नत हो जाता है तो मेरे पास केवल 200 सिपाही रह जाते। तो अब हमने उनकी नियमावली बना दी। मैंने 1978 के बाद उनकी नियमावली नहीं बनी, उनका प्रमोशन नहीं हो पाता था, उनको सही वेतन नहीं मिल पाता था। तो इसको मैंने रिवाइज करके एक नया जो है हमने उसको आज मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त कर लिया। अब जो है अब हमारे जो सिपाही हैं वो प्रमोशन कर जाएंगे। उनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से इंटर कर दिया, 4th क्लास से उनको मैं 3 में ले आया ग में। तो अब जो है हमारे जो आबकारी सिपाही, वन विभाग के सिपाही के बराबर हमारे जो परिवहन विभाग के सिपाही भी हो जाएंगे। दूसरा, आपने लर्निंग लाइसेंस को लेकर बताया कि पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। हाँ, हमारे जो लर्निंग लाइसेंस हमने 100% ऑनलाइन कर दिया है। अब परमानेंट लाइसेंस के लिए भी हम ऑटोमेटिक जो है टेस्टिंग मशीन सिमुलेटर लगा करके उसको ऑटोमेटिक, उसमें मैनुअल नहीं रहेगा। यदि आप पास हो सकते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही बताएगा, फेल होंगे तो ऑटोमेटिक, कोई मैनुअल नहीं रहेगा। इससे भ्रष्टाचार दूर होगा और जो सही व्यक्ति है, जो हमारे ड्राइविंग के रूल्स को जानता है, वही केवल पास हो पाएगा। इससे हमारे रोड सेफ्टी में भी हमको बहुत मदद मिलेगी। जो अस्थायी लाइसेंस होंगे उसमें भी कोई परिवर्तन है? हाँ, अस्थायी लाइसेंस के लिए बता रहा हूँ। अस्थायी लाइसेंस अब उसी का बनेगा जो ऑटोमेटिक हमारे जो टेस्ट है उससे पास होगा।
बिल्कुल धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जो लर्निंग लाइसेंस होंगे वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे और जहां तक स्थायी लाइसेंस है उसके लिए टेस्ट होगा। उस टेस्ट में सारी चीजें उसी हिसाब से होंगी जो कि सिमुलेटर लगाकर होंगी। उसमें अगर टेस्ट पास होता है तब लाइसेंस मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सीधे तौर पर जो रोड्स की जानकारी रखते हैं उन्हीं को ये टेस्ट पास होना होगा और अगर पास नहीं होते हैं तो उनका लाइसेंस नहीं बनेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।